हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे थे। इसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये आज हमारा 3rd चैप्टर है। हमारे एग्जाम में जो 6 to 8 और 9 10th उसका जो पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, चलिए यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं तत्वों को उनके धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, कोई तत्व है, उनको उसके गुणधर्म के आधार पर या तो धातु में या तो अधातु में उनको वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जिससे जो तत्व है उसको किस में, या तो धातु में या अधातु में उसको वर्गीकृत किया जाता है। धातु के कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो जो धातु के उदाहरण होते हैं जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कापर। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, धातु के उदाहरण है। अधातु देखें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब हमारे अधातु हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भौतिक गुणधर्म को जो धातु और अधातु के होते हैं। इसमें से हम देखते हैं तो जो धात्विक चमक होता है, धातु की चमक क्या होता है, सतह चमकदार होता है। अधातु क्या होता है, चमकीला नहीं होता है। ठीक है, केवल आयोडीन ऐसा होता है जो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक है, फिर हम कठोरता देखते हैं तो जो धातु होता है वो सामान्यतः कठोर होते हैं, परंतु इसमें हम देखें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ये अधिकतर जो हमारे अधातु होते हैं ये अधिकतर कठोर होते हैं। जैसे देखिए जो कार्बन का एक रूप हीरा होता है, ये सर्वाधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं रूप में क्या होता है, तो जो धातुएं होती हैं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, लेकिन जो मरकरी है, मरकरी या पारा को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा मरकरी या पारा जिसको Hg से निरूपित किया जाता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक धातु होता है, परंतु ये क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जो अधातुएं होती हैं ये ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन जो होता है ये तरल रूप में पाया जाता है। ठीक है, याद रखे रहिएगा। आघात वर्धनता देखते हैं, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जिसको हम पीटकर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं वे धातुएं होती हैं, परंतु अधातु को नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तन्यता देखते हैं, तन्य मतलब जो फैले, ठीक है, जिसको हम खींचकर तार वगैरह बना सकते हैं, तो धातुओं से पतली तार बनाया जा सकता है। अधातुएं अतन्य होती है। ठीक है, उनको हम तन्य या फिर खींच नहीं सकते। ठीक है, विद्युत व उष्मा के चालक के रूप में देखते हैं तो जो सामान्यतः धातुएं होती हैं वो विद्युत व उष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, अर्थात उसमें विद्युत का चालन संभावित होता है। ठीक है, संभव होता है। और इसमें देख लेते हैं हमारा जो अपवाद है, सीसा एवं मरकरी। सीसा को क्या कहा जाता है, पीबी, एवं मरकरी को Hg। ये दोनों क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये दोनों धातुएं हैं परंतु ये कुचालक होती हैं। ठीक है, सामान्यतः हम देखते हैं अधातुएं जो होती है विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है, अच्छी चालक नहीं होती हैं। तो ये क्या होता है, लेकिन तो इसमें का जो अपवाद है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट एक क्या होता है, सुचालक होता है। देखिए जो हमारा एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ये जो अपवाद होते हैं इन्हीं से ज़्यादा उठता है। जैसे एग्जाम में आ जाएगा सीसा एवं मरकरी क्या विद्युत के सुचालक है, ये कुचालक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं, परंतु ये क्या है, एक धातु है। ठीक है, अब मान लीजिए दे देगा ग्रेफाइट क्या है, धातु है, अधातु है, तो हमारा अधातु है। क्या ये विद्युत का सुचालक है, कुचालक है, तो ग्रेफाइट क्या है, सुचालक है, परंतु ये क्या है, एक अधातु है। घनत्व देखते हैं, समानतः अधिक घनत्व वह उच्च गलनांक होता है। ठीक है, इनका जो धातु का जो होता है अधिक घनत्व होता है वह उच्च गलनांक होता है, लेकिन तो हम देखते हैं सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। फिर अधातु में देखते हैं घनत्व व गलनांक कम होते हैं। ठीक है, ध्वनिक अगर देखते हैं, धातुएं जो होती हैं अगर मान लीजिए किसी कठोर सतह से टकरा रही हैं तो वहाँ आवाज़ पैदा करती हैं, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। ठीक है, ऑक्साइड देखते हैं, अधिकतर धातुएं क्या होती हैं, क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है कि जो धातुएं होती हैं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं, तो ये क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, परंतु जो अधातुएं होती हैं ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे SO2। ठीक है, अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देख लेते हैं। तो पहला हमारा है कि अगर ये वायु के साथ अपक्रिया करेगी तो क्या बनाएंगे, तो जो धातुएं होती हैं वायु के साथ अपक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। जैसे देखिए 2Cu, कॉपर अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दें तो 2CuO बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है,
अगर हम एल्यूमिनियम को कॉपर ऑक्सीजन के साथ करा दें तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है तो इसको याद रखे रहिएगा। सोडियम और पोटेशियम वायु में ऑक्सीजन पर आकस्मिक क्या होते हैं, ये लोग आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको किसमें, केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। तो एग्जाम में ये भी आया है कि सोडियम को किस में रखा जाता है, तो केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं तो जो हमारा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी होता है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ से देखते हैं हमारा जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी होते हैं, ये वायु के साथ धीरे धीरे अक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। ठीक है, याद रखे रहिएगा। फिर हम दूसरा देखते हैं तो क्या है, जो आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन लौह में अगर हम क्या करें, इसके ज्वाला में लौह का चूर डालें तो यह तेजी से जलने लगता है। ठीक है, जो हमारा कॉपर भी होता है ये भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, एजी जिसको चांदी कहा जाता है, एवी जो सोना होता है, ऑक्सीजन के साथ ये अपक्रिया नहीं करते, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए रहिएगा कि जो चांदी और सोना होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में देख लेते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या समझ में आ गया, उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, ये उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं, जैसे देखिए Al2O3, अगर हम इसको HCl के साथ अपक्रिया कराते हैं तो AlCl3 प्लस H2O प्राप्त होता है। ठीक है, जल के साथ अगर देखिए धातु का अगर जल के साथ अपक्रिया कराएं तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और धातु ऑक्साइड का अगर जल के साथ क्रिया कराएं तो धातु हाइड्रोक्साइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं, जो धातु होता है ठंडे जल के साथ क्रिया करके सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के साथ, गर्म जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम, केवल भाप के साथ क्रियाशील होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, उसका Fe, Zn, जिंक, जल के साथ कोई अपक्रिया नहीं होता है धातु का, Pb, Cu, Au, Ag। ठीक है, जो धातु होता है अगर हम देखें तो इसका कोई भी जल के साथ अपक्रिया नहीं होता, जैसे Pb, Cu, Au, Ag। ठीक है, तो हमारा ये जब सोना, चांदी, कॉपर इस सब का जल के साथ कोई अपक्रिया नहीं होता है। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अपक्रिया करके तैरने लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। जो धातु होता है जैसे मैग्नीशियम एक गर्म जल के साथ क्रिया करता है, ठंडे जल के साथ जो अपक्रिया करता है जो धातु, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, केवल भाप के साथ जो धातु अपक्रिया करते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद हमारा लोहा और जिंक होता है। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ पे सब क्रिया है। फिर धातुओं की तनु अम्ल के साथ अगर हम क्रिया कराएं तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। जैसे देखिए धातु हमारा Fe दिया है, तनु अम्ल जो हमारा HCl है इसके साथ क्रिया कराएं तो हमको लवण प्राप्त होता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए, Cu, Ag और Hg जो होते हैं तनु अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखी रहिएगा। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अगर हम इनका अपक्रिया देखें तो धातु होता है अगर लवण विलयन के साथ क्रिया करता है तो लवण विलयन बनाता है प्लस धातु भी बनाता है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी देखें अगर हम कि कौन सी धातु कितनी सक्रिय होती है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखे रहेगा। तो देखिए जो अधिक अपक्रियाशील होती हैं वो कौन सा होता है, यहाँ से देखिए दिया गया है, इनका याद रखी रहेगा ये चीज़। देखिए तो हमारा क्या हो गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये अधिक अपक्रियाशील होते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, उसके बाद हमारा क्या हो गया Pb, ये सब हमारा ये घटती अपक्रियाशीलता, इसका कम अपक्रियाशील ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, Au हमारा सोना, ये सबसे कम अपक्रियाशील होते हैं। ठीक है, तत्वों की अपक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम देख लेते हैं एक चीज़, हमको धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। तो खनिज किसे कहते हैं, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखी रहिएगा, किसको कहा जाता है, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहा जाता है। ठीक है, अयस्क वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहलाता है। ठीक है, उसके सक्रियता अभी हम लोग पढ़े हैं, सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती हैं। ठीक है, याद रखी रहिएगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं और ये सबसे अधिक अपक्रियाशील होती हैं। मध्य अपक्रियाशील
तो जिंक हमारा हो जाएगा, उसके बाद हमारा लोहा हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, हमारा पारा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होते हैं? सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयित होते हैं। ठीक है, सबसे कम अक्रियाशील अगर देखे हैं तो हमारा चांदी और सोना, एजी और एयू, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। यहाँ से टीआरई एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी पूछा था, इसमें से कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो एजी और एयू, चांदी और सोना। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण हम देखते हैं तो अयस्कों का पहले समृद्धिकरण होता है, चरण 2 में धातुओं का निष्कर्षण होता है, चरण 3 में धातुओं का परिष्करण होता है। ठीक है, फिर हम यहाँ से देखते हैं कि अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है। उच्च अपक्रियाशील धातुओं को क्या किया जाता है? गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है और यहाँ से शुद्ध धातु प्राप्त होता है। फिर हम देखते हैं मध्यम अपक्रियाशील में देखते हैं तो इसमें क्या होता है? सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क प्राप्त होते हैं, HgS, ZnS, कार्बोनेट अयस्क ZnSCO3। निम्न अपक्रियाशील जो होते हैं सल्फाइड अयस्क यहाँ से प्राप्त होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से जो अभी हमने जो पढ़ा तो इसमें क्या होता है? सिनेबार जो होता है इसको भर्जन और निस्तापन विधि द्वारा धातु का ऑक्साइड बनता है और धातु के ऑक्साइड में इसको धातु में अपचयन किया जाता है, फिर यहाँ से धातु का शोधन किया जाता है। ठीक है, सल्फाइड अयस्कों को क्या किया जाता है? इसको भर्जन विधि द्वारा किया जाता है, फिर यहाँ से धातु प्राप्त होता है, धातु का परिष्करण किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एग्जाम में एक चीज़ आता है तो ये चीज़ तो याद रखी रहेगा, इंपॉर्टेंट है कि गैंग किसे कहा जाता है? ठीक है, तो पृथ्वी से जो खनिज अयस्क में रेत, मिट्टी आदि जैसी जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उन्हें गैंग कहा जाता है। ठीक है, भर्जन किसे कहा जाता है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भर्जन कहा जाता है। ठीक है, सल्फाइड है, कोई भी सल्फाइड अयस्क है उसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर अगर हम गर्म करें तो जो ऑक्साइड में बदल जाता है, इसी प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे हो रहा है, ZnS है। ठीक है, जिंक सल्फाइड है, इसको क्या किया जा रहा है? ऑक्सीजन के साथ उच्च ताप दिया जा रहा है तो इसको ZnO और SO2 गैस यहाँ से प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम HGS को और 3O2 के साथ अगर क्रिया खूब तेज गर्म करें तो यहाँ से HGO और 2SO2 हमको प्राप्त होता है। ठीक है, निस्तापन क्या होता है? यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिए, भर्जन में सल्फाइड अयस्क होता है और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क होता है। ठीक है, यहाँ पे किया जाता है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। तो हमको यहाँ से दो चीज़ तैयार हुआ, भर्जन में क्या होता है? सल्फाइड अयस्क होता है, कार्बोनेट में क्या होता है? निस्तापन में क्या होता है? कार्बोनेट अयस्क होता है। इसमें क्या होता है? सीमित मतलब वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर हमको क्या होता है? ये ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे ZnCO3 है, इसको बहुत ज़्यादा ताप दिया जाएगा तो ये ZnO और CO2 में बदल जाता है। ठीक है, अपचयन हम देखते हैं, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है, उसी को क्या कहा जाता है? अपचयन कहा जाता है। जैसे ZnO है, कार्बन के साथ इसको हम क्रिया कराएं तो Zn प्राप्त होगा और CO प्राप्त होगा। ठीक है, धातुओं का परिष्करण किसे कहा जाता है? धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि क्या होता है? विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि होता है। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे कैथोड है, एनोड है, अम्लीय विलयन CuSO4 है, इसमें देखिए एक टैंक है, अपद्रव्य एनोड पंख है, ये विद्युत अपघटनी परिष्करण है। ठीक है, एनोड पर अशुद्ध ताबा आता है और कैथोड पर शुद्ध ताबा आता है। ठीक है, और विलयन क्या होता है? CuSO4 और प्लस तन सल्फ्यूरिक अम्ल को सूक्ष्म मात्रा में मिलाने पर यह विलयन प्राप्त होता है। और याद रखिए रहेगा, कैथोड पर शुद्ध वाला प्राप्त होता है, एनोड पर अशुद्ध ताबा प्राप्त होता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। ठीक है, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य के कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। तो हमको क्या समझ में आया कि एनोड पर अशुद्ध ताबा, कैथोड पर शुद्ध ताबा, ये याद रखी रहिएगा। ठीक है, संक्षारण देखते हैं, धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे सिल्वर है, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण ये क्या होता है? वस्तु काला पड़ जाता है। कॉपर का देखें, कॉपर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेता है, जिससे ये क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट बना लेता है और इसका रंग हरा हो जाता है। लोहा का देखें तो आर्द्र वायु में क्या होता है? लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहा जाता है। ठीक है, संक्षारण से सुरक्षा के लिए लोहे पर क्या किया जाता है? पेंट करके या फिर इस पे तेल लगा दिया जाता है या फिर ग्रीस लगाकर या फिर एसिड लेपन करके। ठीक है, क्रोमियम लेपन द्वारा एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर इसको संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है,
एसद लेपन क्या होता है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे एसद लेपन प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है। मिश्र धातु देखते हैं। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं, तो याद रखिएगा। लोहा सूक्ष्म कार्बन में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। ठीक है। मान लीजिए लोहा है, उसमें थोड़ा सा अगर कार्बन मिला दिया जाता है तो क्या होता है? लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। ठीक है। इस्पात हम देखते हैं, ये लोहा निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। पीतल जो कापर और जिंक का मिश्रण होता है। कांसा कापर और टिन का मिश्रण होता है। सोल्डर लेड और टिन का होता है। अमलगम मरकरी और अन्य तत्व का मिश्रण होता है। ठीक है। से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, हमारा कौन सा है? से हमारा चैप्टर 4 दिया गया है, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। देखिए अभी हमने बताया था कार्बन एक अधातु होता है तथा इसका प्रतीक सी होता है। ठीक है। हम देखते हैं तो जो हमारा भूप्रॉपर्टी है उसमें खनिजों के रूप में अगर देखें तो 0.2% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थिति है। ठीक है। हमको यहाँ से क्या समझ में आया कि भूप्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में 0.02% है। ठीक है। और अगर हम देखें कि हमारा जो वायुमंडल है वहाँ पे 0.03% उपस्थिति है। ठीक है। सभी सजीवों, पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखी रहिएगा। कार्बन में सहसंयोजी आबंध होता है। ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो C6 Kl, के कोष में 2 होते हैं, यल कोष में 4 होते हैं। ठीक है। इसका अगर हम करें तो कितना होता है? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p2। ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ठीक है, कोषों में करें तो कितना हो जाएगा? 2,4 हो जाएगा। उपकोष में करें तो 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त होता है? तो देखिए जो कार्बन है ये चतुसंयोजी होता है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन आयनिक आबंध बनाता है। ठीक है। ये क्या करता है? 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन होता है। ठीक है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए कार्बन क्या होता है? अपने अन्य परमाणु और अन्य तत्वों के साथ परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी का आबंध बनाता है। ठीक है। जैसे इसको हम समझ लेते हैं, मान लीजिए देखिए ये कार्बन है। ठीक है। इसमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोष में देखिए यहाँ पे पाए जा रहे हैं। अब इसके लिए ये चारों इलेक्ट्रॉन का अगर ये मान लीजिए त्याग करता है तो इसको अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो ये क्या करता है? साझेदारी का आबंध बनाता है। ठीक है। इतना समझ लीजिए। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। ठीक है। तो हमको क्या समझ में आया? जो कार्बन होता है सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से आबंध बनाते हैं। ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे हम देखते, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए H2 का दिया गया है, H2 होता है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है? साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देखिए यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है। ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है। ठीक है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना होगा? 2 कामा इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए ये अंतिम, इसके अंतिम कोष में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करें? या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या तो ये क्या करे? 6 इलेक्ट्रॉन त्याग करे। ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या फिर 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय ये क्या करता है? साझेदारी कर लेता है। ठीक है। साझेदारी इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े देखिए यहाँ पे कर ले रहा है। ठीक है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य द्वि आबंध बनता है। ठीक है। तो पूछ सकता है ऑक्सीजन के मध्य कितने कौन सा आबंध बनता है? तो द्वि आबंध बनता है। ठीक है। फिर देखिए ऐसे नाइट्रोजन भी यही करता है, ये भी साझेदारी इलेक्ट्रॉन के 3 जोड़े शेयर करता है, इसलिए इसमें कितने आबंध बनते हैं? त्रिआबंध बनते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 कामा कितना होता है? 5 होता है। अब देखिए जो इसका अंतिम कोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो इसका जब हम बनाते हैं नाइट्रोजन का तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये जो इसके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ये दूसरे 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेंगे, तो जो बीच में इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वही आबंध बनता है। तो इसमें कितने आबंध बनेंगे? त्रिआबंध बनेंगे। ठीक है। ऑक्सीजन में हमने देखा था कि उसका कितना होता है? 2,6 होता है। तो अगर इसका हम देखें तो ऑक्सीजन को अगर यहाँ पे लिखे तो देखिए 2 2 और 2 लिखे तो ये क्या करते हैं? इसके जो ये 2 इलेक्ट्रॉन यही क्या करते हैं? यही दोनों क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में द्विआबंध बनता है और नाइट्रोजन में त्रिआबंध बनता है। ठीक है। समझ में आ गया।
चलिए हम देखते हैं सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं इनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इनके बीच अंतराणुक आकर्षण बल कम होता है। ठीक है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेश कण नहीं होता है। तो यहाँ से हमको दो चीज समझ में आया। सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है तथा ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है। कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति, कि कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है। तो कार्बन जो कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला बना लेता है, श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौतिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रिबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, याद रखे रहिएगा। संयोजकता अगर इसका हम देखें, कार्बन परमाणुओं की संयोजकता 4 होता है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एवं सहसंयोजी परमाणु हाइड्रोजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। ठीक है। तो हमको यहाँ से एक चीज ये भी देखिए, टीआरई में पूछा हुआ है कि कार्बन का वो संयोजकता कितना होता है, तो 4 हो जाता है। ठीक है। फिर यहाँ से हम देखते हैं संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो याद रखिए रहिएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है। कहते हैं इसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है संतृप्त होता है, एक क्या होता है असंतृप्त होता है। ठीक है। जो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है उनको संतृप्त कहा जाता है, जैसे एल्केन। ये देखिए एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको भी अच्छे से याद करे रहिएगा आप लोग। ठीक है, कि देखिए यहाँ से संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है, जिनके बीच एकल बंध होता है, इनको एल्केन कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे टीआरई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। असंतृप्त अगर हम देखते हैं तो क्या समझ में आया, कार्बन परमाणुओं के बीच या तो द्विआबंध बने या त्रिआबंध बने। ठीक है। तो जिसमें द्विआबंध बनता है उसको एल्कीन कहा जाता है, जिसे त्रिआबंध बनता है उसको एल्काइन कहा जाता है। तो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। तो यहाँ से हमको 3 फार्मूला याद करना है। एल्केन का CnH2n+2, यहाँ से CnH2n हमारा एल्कीन का होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ठीक है। इसमें फिगर दिया गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको एथेन कहा जाता है C2H6। ठीक है। इसमें देखिए हम फार्मूला लगा के देख सकते हैं क्या होता है CnH2n+2। देखिए तो यहाँ पे n की संख्या देखिए 2 दिया गया है, तो अगर हम इसके जगह 2 रखें तो हमारा H की वैल्यू कितना होगा, 2 दूनी 4 + 6, तो C2H6। ये हमारा क्या होगा, अगर मान लीजिए जैसे कहीं दिया भी है कि ये एल्केन होगा, क्या होगा, एथेन होगा, एथाइन होगा, क्या होगा, तो ये होगा एथेन, जिसको एल्केन कहा जाता है C2H6। ठीक है। फिर हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन का नाम, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र क्या होता है। ठीक है। मेथेन का देखिए दिया गया है CH4 दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे CH4 है, देखिए C बीच में है और ये हाइड्रोजन के साथ एकल बंध द्वारा जुड़ा है, ये हमारा क्या होगा, संतृप्त होगा। ठीक है। इथेन C2H6 देखिए, तो ये हमारा ये भी ऐसे जुटा हुआ है। तो प्रोपेन का C3H8 देखिए, सब ऐसे ही जुटे हुए हैं। ठीक है। पेंटेन C6H12 C कार्बन है, उसके बाद ये हाइड्रोजन से जुटे हुए हैं एकल बंध द्वारा, तो हमारे ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। फिर हम देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, जिसको एल्कीन या इथीन कहा जाता है या फिर एल्काइन, एथाइन। तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा, जो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ये एल्केन का हो गया। एल्कीन का हो जाता है CnH2n हो जाता है। एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2 हो जाता है। ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं, तो देखिए हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र क्या होता है। तो देखिए ये है क्या है, एथीन दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये एथीन है, एथीन का फार्मूला क्या होता है, देखिए जहाँ इन लगा होगा तो इन का फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है। तो यहाँ पे C2H4, उसके बाद इसका संरचनात्मक सूत्र हो गया C हो गया। अब देखिए अभी हमने बताया था कार्बन के जो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कार्बन हो गया, इसको 4 से जुड़ना है, तो देखिए यहाँ से एक देखिए बन रहा है, 1 2 और 2 2 4। तो देखिए ये वाला देखिए ये कार्बन हो गया, ये ऊपर जुड़ा है और 2 यहाँ से, तो इसका 4 संयोजकता पूरा हो गया। इस कार्बन का देखें तो एक यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से जुड़ा है, 2 इधर से। देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, सहसंयोजी बांध बना ले रहे हैं, तो इसके पास भी 4 हो जा रहा है, इसके पास भी 4 हो जा रहा है। ठीक है। तो ये संरचनात्मक सूत्र होता है। ठीक है। फिर देखिए प्रोपीन में भी वही चीज़ है कि कैसे 4 कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ से देखते हैं हम, तो देखिए ये कार्बन है, तो देखिए एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है। और देखिए जो बीच वाले कार्बन है,
यहाँ से देखिए अपना ये पूर्ण कर ले रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मतलब जो भी है कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 4 सहयोजी बांध बनाना होता है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। आप लोग बस यहाँ से एक चीज़ याद रखे रहिएगा, फार्मूला हमको क्या हो गया, याद हो गया। हमने याद किया एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। फिर हम देखते हैं कि हमको क्या दिया गया है, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। इसमें हम देखते हैं तो इनका दहन हम देखते हैं। तो यहाँ से दहन का समझ लीजिए कि अगर हम CH4 को अगर 2O2 के साथ दहन करा दें तो उसके बाद ये क्या होगा, CO2 + 2H2O + ऊष्मा + प्रकाश प्राप्त होगा, ठीक है। कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वायु की उपस्थिति में जलने पर नीला स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, और उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है, ठीक है, और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता है। फिर हम उसका ऑक्सीकरण देख लेते हैं। जो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में एल्कोहल जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। देखिए साबुन और अपमार्जक दिया गया इंपॉर्टेंट है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है। साबुन केवल मृदु जल में सफाई किया करते हैं। अपमार्जक देखते हैं तो लंबी श्रृंखला वाले ये जो अम्लों के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं, ठीक है। हमको यहाँ से क्या समझ में आया कि जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम एवं सल्फेट लवण होते हैं, ठीक है। अपमार्जक जो होते हैं कठोर एवं मृदु जल में सफाई किया करते हैं। यहाँ से हमको समझ में आ गया। साबुन अणु में क्या होता है, जलरागी सिरा आयनिक भाग होता है, जल विरागी सिरा जो लंबी हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला होता है, ठीक है। तो देखिए जलरागी आयनिक सिरा जो होता है और जल विरागी सिरा। साबुन अणु की संरचना हम देख लेते हैं। ये मैल तैलीय होते हैं, यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।